ऑनलाइन टॉपर स्टडी में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने परसेंटेज में एक वीडियो डाली थी, उसमें केवल परसेंटेज के बारे में कुछ सामान्य बातें या बेसिक बातें ही समझाई थी। आज उसी बेसिक बातों के ऊपर कुछ समस्याओं को लेकर के मैं आपके सामने परसेंटेज में आया हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहली कंडीशन है कि ए का बी परसेंट यदि 12 है तो ए का मान बताइए। पहला एक कंडीशन ये हो सकती है, तो ए का मान बताइए, ठीक ना। अब सी देखिए कैसे बताएंगे आप। देखो, यहां से आप देख रहे हैं ए का मतलब इंटू से होता है बी परसेंट। यदि 12 है तो इसका मतलब 12 के बराबर में आ जाएगा। यहां परसेंट का चिन्ह लगा हुआ है, इसे आपको परसेंट चिन्ह हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन में आपका 100 आ जाएगा। ए इंटू बी अपॉन 100 बराबर में आपका 12 दे रखा है। आपको इसमें क्या करेंगे, अब तुम्हें ए का मान निकालना है, तो आप इस 100 का उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, बी का भाग दे देंगे, ए का मान निकल आया। ए बराबर हो जाएगा 1200 अपॉन बी, ये ए का मान आ गया। और यदि तुम्हें इसी सवाल में बी का मान निकालने की कह दे तो कोई बात नहीं, तुमने जो बी का भाग दिया है तो वो ए का भाग दे देंगे, आपका ए का मान निकल आएगा। तो इस तरीके के सवाल में आपको ये ध्यान रखना है। दूसरे टाइप का और भी क्वेश्चन हो सकता है कोई भी, जैसे इस टाइप का हो सकता है कि क्या का, अब यहां पर जो ए था वो हटा दिया, ठीक है ना, का 8 सही 1/3 परसेंटेज बराबर 150 है। यानी सवाल वही है, कुछ अंतर नहीं है। अब इसमें तुम्हें क्या की वैल्यू पूछने बैठा है कि क्या का मान क्या होगा। तो देखिए, वही इसमें भी रहेगा, क्या इंटू इसका फ्रैक्शन खत्म वो करेंगे तो ये 25/3 परसेंटेज आएगा, बराबर में आपका हो गया 150। अब परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ नीचे आपको 100 का 100 का गुणा करना पड़ेगा। क्या इंटू 25 3 इंटू 100, ये परसेंटेज खत्म हो गया, यहाँ से परसेंटेज खत्म हो गया, बराबर में 150। अब देखिए, इसे हम काट रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपका 25 चौका 100 यानी 12, यानी कि क्या इंटू 1/12 बराबर 150 हो गया। इसका वहां गुणा कर दीजिए, क्या का वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो वैल्यू जो आने वाली है वो ये आएगी 60 का 0 और 1800। यानी कि अब इसमें सवाल में कोई डिफरेंट नहीं है, वही सवाल था, लेकिन वहां बीजगणित में संख्याएं दी थी, यहां पर वो छिपा रखा है। अब इससे अगला भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे कि प्रश्न है कि अब यहां पर क्या का वैल्यू देता है, यहां वैल्यू को छिपाता है। यहां क्या की तो वैल्यू देता, उधर वैल्यू को छिपाता है और उस वैल्यू को आपको पूछने जाता है। सवाल में कोई अंतर नहीं, एक ही सवाल को 2-3 तरह से घुमाना है। देखिए, जैसे कि अभी मैं लिखता हूं, सवाल यह है, यानी कि 3 सही 1/8 का 3 सही 1/8 का 64%, ठीक है, का मान होगा। अब ये प्रश्न इस तरीके से कर दिया, यानी इस सवाल में ये वैल्यू दी थी, ये गायब कर रखा था। अब इस सवाल में ये दोनों दिया है,
अब ये गायब कर रखा है, अब इसको पूछने लगा है। तो अब आप क्या करेंगे, वही है, सवाल में कोई विशेष बात नहीं। ये 25/8 हो जाएगा, इंटू का चिन्ह आ जाएगा का मतलब, और ये 64 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इनको काट लेंगे, ये 4 बार कटा, इससे ये 8 बार कटा, इससे ये 2 बार कटा, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, यानी इसकी जो वैल्यू है मान में 2 आ गया। इस तरीके से सवाल हो गया, यानी कि एक ही सवाल के लिए केवल कभी पहले नंबर को पूछता है तो कभी बराबर में पूछता है। सवाल एक ही था, सवाल कोई अन्य नहीं थे। अब सवालों का मूड और भी हो सकता है, जिसमें से जैसे उदाहरण के बतौर कोई परीक्षा है, उस परीक्षा में कुछ विद्यार्थी परीक्षा भी देते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, इस तरीके भी सवाल पूछे जाते हैं। गुमान में कुछ भी हो सकता है। देखिए, जैसे कोई भी विद्यार्थी है और वो परीक्षा दे रहा है और उसको प्राप्त अंक होंगे, प्राप्त अंक का मतलब पूर्णांक भी नहीं दिया उसे, केवल प्राप्त अंक हैं। उसने पूरी परीक्षा में ये अंक प्राप्त किया है, जैसे कि 484 अंक प्राप्त किए मान लो। अब इतने अंक प्राप्त करने के बाद भी मान लीजिए वो फेल हो जाता है। अब फेल हो जाता है तो वह फेल का अंक देगा। अंक प्राप्त करने के बाद भी, यानी कि ये अंक प्राप्त करने के बाद, ठीक है ना, बाद क्या हो गया, ये मान लीजिए 11 अंक से फेल हो गया, अंक से यानी कि फेल हो गया। समझ में आ रही नहीं, हो गया। अब फिर उसके बाद में क्या होता है, प्रश्न अब तुमको घुमाएगा ये कि कह सकता है कि अब परीक्षार्थी को पास होने के लिए, यानी पास होने के लिए मान 33 अंक परसेंट प्राप्त करने हैं, यानी 33% अंक प्राप्त करने हैं, ठीक है ना, अंक प्राप्त करने हैं। तो आपको प्रश्न पूछेगा कि कुल पूर्णांक कितने का था, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक, अब तुमको ये पूछने लगा। तो देखिए सुनो, सवाल में घुमाव बहुत है, कोई बात नहीं। पहले छात्र ने ये अंक प्राप्त किए थे, लेकिन यहां पर क्या था, वो पास नहीं हो रहा था, वो फेल हो रहा था। वो फेल हो रहा है, लेकिन पास होने के लिए उसे अंक इतने से इतने अंक और चाहिए थे, यानी कि वो 11 अंक और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। जब वो पास हो जाता तो पास होने के लिए अंक कितने होने चाहिए, अब इसमें 11 जोड़ दो। अब 11 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू जो आने वाली है, यानी कि 495 अंक पर क्या हो रहा है, छात्र पास हो रहा है, ठीक है ना, छात्र पास हो रहा है। लेकिन अब नीचे प्रश्न में किया है कि पास होने के लिए 33% अंक चाहिए। इसका मतलब है कि छात्र को 33% अंक मिल जाते तो पास हो जाता, और इधर परसेंटेज में वैल्यू नहीं, अगर इतने अंक मिल जाते तो पास हो जाता। अरे तो भाई ये परसेंटेज में है, वो अंकों में है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां भी छात्र पास था और यहां भी छात्र पास था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 495 अंक जो प्राप्त कर रहा है वहां पर छात्र पास हो रहा है, वो वैल्यू किसके बराबर हो गई, वो वैल्यू 33% के बराबर हो गई।
यानी कि ये वैल्यू जो 495 है वो 33% हो गई। और परीक्षा में कुल पूर्णांक पूछा है तो परीक्षा का कुल पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग कोई भी परीक्षा 100% पे होती है। तो इसका मतलब मुझे 33% दिया है और 100% पूछा है, तो सवाल बिल्कुल यहां से इजी हो जाएगा। यानी कि छात्र को यदि 495 अंक मिल जाते तो ये 33% हो जाता, तो 33 का भाग दे दीजिए। और कुल परीक्षा 100% की थी, पूर्णांक निकल आया। अब काट के आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आने वाला है वो काट के आ जाएगा। जैसे कि अब परीक्षा में क्या होगा, ये चौका पंजा, यानी कि परीक्षा कितने अंकों की हो गई, परीक्षा आपकी जो हो गई 33% के बराबर 495 अंक, तो 33 का इसमें भाग देना पड़ेगा। और कुल पूर्णांक जो है वो 100% होता है, और 100 का गुणा करके जो भी आंसर आएगा, तो ये 11 से 3 बार कटा, अभी 3, 11 से ये 3 बार कटा, 11 से ये 45 बार कटा, और 3 से ये 15 बार। अब 15 का यहाँ गुणा करेंगे तो 15 से का पूर्णांक हो जाएगा। यानी कि परीक्षा 1500 अंक की थी। आपकी समझ में आ गया होगा कि देखिए, फिर एक बार समझें, कोई बात नहीं, इतने अंक प्राप्त करने के बाद 11 से विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहा है। इसका मतलब अगर 11 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि उत्तीर्ण हो जाता। और उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक प्राप्त करने हैं, यानी कि ये दोनों वैल्यूआं बराबर हो गई। यानी कि ये जो अंक है वो 33% के बराबर है। कुल परीक्षा 100% पे थी और कुल परीक्षा ही उसने पूछी है, तो आपने जो 33% के अंक थे उसमें 33 का भाग दे के 100 का गुणा कर दिया, पूरा परीक्षा हो गया। पहले ये 11 के पहाड़े से काटा है, फिर ये 3 के से काट के 1500 अंकों का पूर्णांक हो गया। कुल परीक्षा का 1500 अंकों का पूर्णांक हो गया। अब दूसरी प्रकार का भी कोई सवाल हो सकता है, सवाल जैसे कि, और लिखता हूं परीक्षा से ही संबंधित, आप समझिए। देखिए, अब है कि मान लीजिए दो छात्र हैं, क्या है, 2-3 छात्र हैं। जैसे छात्र ने ने छात्र बी से, छात्र ए ने छात्र बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट अधिक? 10% अधिक अंक प्राप्त किए। अब ये ए और बी के बीच में रिलेशन है। दूसरा मान लीजिए और एक रिलेशन बना देता हूं, जैसे कि बी ने सी से, अब मैं दूसरा रिलेशन भी बना दिया, बी ने छात्र सी से, बी ने छात्र सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। मान लीजिए 5% अधिक अंक प्राप्त किए। अब ये पहले ए ने बी से 10% अंक प्राप्त किए हैं, अब दोबारा बी ने सी से 5% अंक प्राप्त किए हैं। अब यहां पर किसी एक के अंक खोल दे, किसी एक के अंक खोल दे, मान लीजिए कि उसने सी के अंक खोल दिए, ठीक है ना, कि मान सी के अंक खोलने का मतलब सी ने कुल अंक, सी ने कुल अंक 300 प्राप्त किए। बी ने 300 अंक प्राप्त किए
और एक चीज और दे दें कि कुल परीक्षा 400 अंकों की थी, यानी कुल परीक्षा यानी पूर्णांक, इसे कुल पूर्णांक भी कह सकते हैं, पूर्णांक 400 अंकों का था। तो तुमको अब इसमें से किसी का भी पूछ सकता है कि ए को कितने अंक मिले, या प्रश्न में कह सकता है कि बी को कितने अंक मिले। तो देखिए इन रिलेशन से सीधा निकल सकता है। यहां बी का अंक, वो सी का अंक ओपन कर रखा है उसने 300 अंक, इधर सी से बी को 5% यानी 100 पे 5 अंक ज्यादा मिल रहे हैं। अब यहां 100 पर ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब 400 पे कितने ज्यादा मिल जाने चाहिए, 20 अंक मिल जाने चाहिए ज्यादा। अब मुझे बी का अंक निकालना है तो 300 के अंकों जो सी के अंक है उसमें बी जोड़ दीजिए, 300 के जो सी को मिलने वाले हैं उसमें बी जोड़ दीजिए। लो बी का अंक निकल आया, यानी कि 300 सी वाले प्लस जो अधिक मिलने वाले थे वो जोड़ दिए, लो सी का अंक निकल आया। अब प्रश्न फिर मान लीजिए ए का पूछ रहा है तो वो भी आपको 10% अधिक है, तो 400 पे कितने अंक अधिक हो जाने चाहिए, 40 अंक अधिक हो जाने चाहिए, क्योंकि 100 पे 10 अंक ज्यादा है तो 400 पे 40 अंक किससे होने चाहिए, वो भी सी से अधिक, वो बी से अधिक होने चाहिए। और बी का अंक आप निकाल चुके हैं तो बी वाले अंकों में आप जोड़ दीजिए इसे, यानी कि 320 में यदि 40 जोड़ देंगे तो ये 360 अंक निकले आएंगे। ये किसके निकले आए, ये ए के निकले आए। यानी प्रश्न में आपको जहां भी कुछ पूछने लगे आप वही आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, आप उसी जगह पर आप अपना आंसर दे सकते हैं। यहां पर मैंने बी के भी अंक निकाल दिए हैं और सी के बी के भी अंक निकाल दिए हैं और ए के भी अंक निकाल दिए हैं, क्योंकि रिलेशन में आपको ये दे रखा है, कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं। परसेंटेज का मतलब 100 पे होता है, पूर्णांक आपको यहाँ 4 से दे रखा है तो इसका मतलब 100 पे जब 10 हो रहे हैं तो 400 पे 40 हो जाएंगे, सीधा है। ऐसे ही यहाँ पर भी जब सी को 3 से मिले हैं और बी को सी से जो है 5% अधिक मिलते हैं तो 400 पे 20 अंक उसके ज्यादा अधिक हो जाएंगे, तो सी वाले अंकों में से जोड़ के ये बी का हो गया, और इसमें अगर बी वाले में जो ए को अधिक मिलने वाले हैं उसे जोड़ दें तो सी का हो गया। इसके अतिरिक्त और भी कुछ हो सकता है परीक्षाओं से ही संबंधित, मान लीजिए जैसे उदाहरण के बतौर कि एक परीक्षा में कोई भी छात्र, ठीक है ना, मान लीजिए कुछ अंक प्राप्त करता है, जैसे कि छात्र ए है, छात्र क्या है ए, ठीक है ना, ये छात्र ए है और किसी परीक्षा में मान लीजिए इसने 112 अंक प्राप्त किए कुल, ये कितने अंक प्राप्त किए, ये अंक है 112 प्राप्त करना है इसको, इतना प्राप्त किया है। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि ये जो छात्र है उत्तीर्ण होने वाले अंक से, यानी पास होने वाले अंक से, उत्तीर्ण का मतलब ये हो गया कि पास होने वाले अंक से अंकों से, ठीक है ना, ये पास होने वाले अंकों से 32 अंक अधिक ले आया, मान लीजिए इतने अंक अधिक लाया, ये अंक अधिक, बत्तीस अंक अधिक लाया। तो एक अन्य छात्र है, जैसे बी है, वो एक अन्य छात्र क्या है, वी है, ठीक है, उसने कुल पूर्णांक का मान लीजिए 75% अंक प्राप्त किया है, 75% अंक, ठीक है ना, प्राप्त किया है। तो भाई 75% अंक प्राप्त किया है तो ये भी पास होने से अधिक अंक लाया, मान लीजिए ये पास होने से
70 अंक अधिक लाया हो, यानी उत्तीर्ण प्राप्त किया और पास होने से 70 अंक अधिक लाया, हो। तो आपको यहां प्रश्न कई तरह से पूछ सकता है। अब एक तो आपको प्रश्न में पूछने के लिए उसको यह होगा कि कुल पूर्णांक कितने का होगा। एक प्रश्न यहां भी बनेगा, कुल पूर्णांक के बारे में टैली कर सकता है, ठीक है क्या। या आपको यह भी पूछ सकता है कि पास होने वाले अंकों का प्रतिशत, यानी कि पास होने वाले अंकों का प्रतिशत, एक ये भी पूछ सकता है। ये दो बातें आपको टैली की जा सकती हैं। या कुल पूछ सकता है, तीसरा कंडीशन ये भी पूछ सकता है कि पास होने के लिए अंक, पास होने के लिए अंक। देखो, मैं एक ही सवाल में ढेर सारी बातें बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि वो सवाल जो भी है, क्वेश्चन जो भी है, आपको इस लैंग्वेज में घुमा सकता है। मेरा ये प्रयास रहता है कि आप हर एंगल को समझें कि हमको अगर ऐसा कर रहा है तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करता है तो ऐसा। इस चीज के लिए मैं ये सारी बातें एक ही क्वेश्चन में बताने की कोशिश करता हूं। तो सुनो, देखिए, उस छात्र ने, ए ने 1 से 12 अंक प्राप्त की, लेकिन पास होने से वो अंक कितने ज्यादा ले आया, वो 32 अंक ज्यादा ले आया। तो इसका मतलब पास होने के लिए अंक कितने चाहिए, तो यहां स्वाभाविक ये 32 अधिक, तो यहां से घटाना पड़ेगा। तो पास होने वाले अंक यहां आ जाएगा। देखिए, पास होने वाले अंक इसको घटाना पड़ेगा, यानी 1 से 12 में से ये 32 घटाया तो ये 80 अंक बचा, यानी 80 अंक पर कोई भी छात्र पास होता है। अब सुनो, ये पास होने वाले अंक हैं यहां पर ये। अब दूसरा, एक बी छात्र दिया था जिसने 75% अंक प्राप्त किए थे, लेकिन वो पास से कितने अंक अधिक लाया, पास होने से 70 अंक अधिक लाया था। तो अब यहां से हम इन दोनों कंडीशनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ यूं सकते हैं कि भाई पास होने के लिए 80 अंक थे, पास होने के लिए 80 अंक थे, और 70 अंक अधिक ये लाता है, इसे जोड़ देते हैं तो ये 1 से 50 अंक बन गए। लेकिन ये 1 से 50 अंक जब बन गए, ये वैल्यू अब छात्र बी के परसेंटेज के बराबर हो जाएगी, अर्थात ये वैल्यू 75% के बराबर हो गई। अब सवाल यहां से आपका इजी हो गया, क्योंकि ये 1 से 50 जो अंक हैं वो 75% हैं, ठीक है ना। जब ये 75% है तो आपका यहां से पूरा पूर्णांक निकल सकता है, यानी कि इसमें सीधा 75 का भाग देंगे, 100 का गुणा करेंगे तो आपका परीक्षा का पूर्णांक आता है, 100% पूर्णांक होता है। तो देखिए, 75 से आपका ये काटेंगे, 2 बार जाएगा और 2 का यहां गुणा करेंगे, तो यानी कि पूर्णांक जो आ गया आपका, मतलब 200 अंक, क्योंकि 100% वो भी होता है। अब पूर्णांक आपका 200 अंक का निकल आएगा। अभी प्रश्न में यहां मैंने ये भी लिख रखा है कि पास होने वाले अंकों का प्रतिशत। अब पास होने के लिए कितने परसेंट पे बच्चा पास हो रहा है, तो प्रश्न ये भी कर सकता है। तो देखिए, पास होने वाले अंक ये हैं और पूर्णांक आपका ये निकल चुका है, तो आप यहां से इसे परसेंटेज में बदल सकते हैं, क्योंकि भाई ये 200 पे 80 पे पास हो रहा है, तो 80 अपॉन 200 इंटू 100, ये पास होने का परसेंटेज हो गया।
तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, यानी 40% पे छात्र पास हो रहा है। छात्र 40% पर पास हो रहा है, यानी कि एक ही सवाल में मैं सब कुछ बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि कहीं तुमको कुल पूर्णांक पूछेगा इसी सवाल में, कहीं तुमको परसेंटेज में कितने पे छात्र पास हो रहा है, ये सारी बातों को सवाल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और आपके पास तीसरा ऑप्शन ये भी था कि पास होने के लिए अंक, तो वो अंक आपने पहले निकाल चुके थे, यानी पास होने के लिए उसे 80 अंकों की जरूरत होगी। और भी आपको अलग डिफरेंट टाइप से कुछ क्वेश्चन बताने का प्रयास करता हूं। ये परीक्षा से संबंधित बातें थी, और भी कुछ बातें होती हैं उनका भी मैं पूरा प्रयास करूंगा। जैसे अब मान लीजिए कि कोई एक व्रत है, प्रश्न में कहता है कि ये व्रत है, ठीक है ना। अब व्रत है तो तुमको बोलता है कि भाई इस व्रत की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया, यानी एक व्रत है इसकी त्रिज्या को यहाँ 50% क्या बढ़ा दिया, यानी आर को 50% बढ़ा दिया गया, यानी वृद्धि कर दी गई। अब प्रश्न तुमको क्या कहेगा, प्रश्न में तुमको कई बातें यहां भी पूछ सकता है। प्रश्न तुमसे यह भी कह सकता है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, यानी कि यहां भी क्षेत्रफल होगा और यहां क्षेत्रफल वृद्धि के बाद भी होगा। भाई यहां क्षेत्रफल में वृद्धि पूछने लगा तुमको, प्रश्न में ये इस तरीके से घुमा दिया, यानी प्रश्न ये बन गया कि एक वृत्त की त्रिज्या को यदि 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। अब प्रश्न में ये चीज कर दी, तो देखिए सवाल परसेंटेज में है और मुझे इस वृत्त की त्रिज्या नहीं दी है, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूं कि मान ली मैंने कि इसकी त्रिज्या 100 है और ये 50% बढ़ गई तो इसकी त्रिज्या 150 हो गई, और इसको काटता हूं तो इसकी त्रिज्या 2 है तो इसकी त्रिज्या 3 हो गई, लो बढ़ के त्रिज्या हो गई। लेकिन अभी भाई त्रिज्या बढ़ी है, प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई। भाई क्षेत्रफल की वृद्धि पूछने लगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो भाई पहले इस वृत्त का क्षेत्रफल होना चाहिए, इसका भी होना चाहिए। क्षेत्रफल जो वृत्त का होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, भाई पाई आर स्क्वायर यहां भी होगा। अब दोनों में देखता हूं पाई तो कॉमन हो जाएगी, तो मैं सीधा आर स्क्वायर करूं, यानी यहां आर आने वाला है 4 स्क्वायर में और यहां आर आने वाला स्क्वायर में 9। ओहो, यानी कि पहले त्रिज्या 4 थी, वो पहले क्षेत्रफल 4 था, अब 50% त्रिज्या बनने से क्षेत्रफल 9 हो गया। तो यहां कितनी वृद्धि दिख रही है तुमको, भाई आपको वृद्धि 5 की दिख रही है, ये 5 की वृद्धि हो गई, लेकिन ये वृद्धि है परसेंटेज वृद्धि नहीं। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो ये वृद्धि 5 की किस में हुई थी, अरे भाई पहली क्षेत्रफल पे ही तो हुई थी, तो पहले क्षेत्रफल का यहां भाग दे दे, इंटू 100 का गुणा कर दे, परसेंटेज वृद्धि हो गई। लो काट के आपका आंसर आ जाएगा 1 से 25%। अब इस तरीके का भी सवाल आपको पूछ सकता है, यानी कोई भी आपका व्रत है उसकी त्रिज्या में परसेंटेज में वृद्धि करता है, प्रश्न में पूछता है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो मैंने एक सिंपल सा आपको सवाल बताने का प्रयास किया है। एक त्रिज्या को मैंने यहां पर जो मुझे नहीं दी थी, जो कि सवाल में परसेंटेज वृद्धि दी थी, इसलिए मैंने त्रिज्या को डायरेक्ट 100 मान लिया। यहां इससे मुझे एक फायदा हो गया कि 100 पर वृद्धि हो गई है। जब 100 पर वृद्धि हो गई तो 50 की ये वृद्धि और 100 ये पहले थी तो ये 150 हो गई, काट के रेशियो में आ गया। इसकी त्रिज्या जब 2 थी तो उसकी 3 हो गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर यहां भी है, तो पाई तो दोनों में कॉमन है, केवल आर का डिफरेंट आ रहा है, तो पाई को तो मैंने पहले उड़ा दिया, यानी उसे काट दिया। अब आर स्क्वायर यानी आर 2 थी, स्क्वायर किया 4 हो गया, यानी कि इसका क्षेत्रफल मान लो 4 आ गया। दूसरे का क्षेत्रफल देखा तो 9 आ गया, भाई यहां पर 4 से 9 हो गया, तो यानी कि 5 बढ़ गया, वो भी किस पे बढ़ा, 4 पे बढ़ा, उसे परसेंटेज में कन्वर्सन कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया।
अब इससे अलग टाइप का भी हो सकता है। दूसरे टाइप का ये हो सकता है जैसे आयत या वर्ग या इनसे संबंधित भी हो सकता है। वो उसमें एक बात कहता है कि एक आयत की, यानी कि आयत की, ठीक है ना, लंबाई को 20% बढ़ा दिया गया, 20% क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी गई, ठीक है ना। अब प्रश्न में ये कहता है कि दो बात, पहली बात कि हमें उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की वृद्धि, वो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी जिससे कि आयत के क्षेत्रफल में कोई अंतर ना आए, यानी कि वृद्धि कर दी गई तब उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर न पड़े, कोई अंतर न हो। अब प्रश्न ये हो गया, देखो भाई यहां पर इसकी आयत की लंबाई को बढ़ाया गया, आयत की लंबाई को बढ़ाया गया। अब प्रश्न में कहता है कि यहां इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे कि उसके क्षेत्रफल पर कोई अंतर न पड़े। तो देखिए इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, R अपॉन 100 प्लस माइनस R, एक सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखिए वृद्धि के लिए ये प्लस का चिन्ह रहता है। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, वृद्धि यहां दे रखी है तो यहां ये प्लस का चिन्ह रहेगा, और लेकिन आंसर में जो उत्तर आएगा वो कमी आएगी, उत्तर में आंसर में कमी आएगी। जब यहां पर कमी आएगा, यहां पर ये माइनस का चिन्ह कमी के लिए होगा, तब यहां पर उत्तर में वृद्धि आएगी, उत्तर में क्या आएगा, ये वृद्धि आएगी। अब यहां पर क्या है, लंबाई को बढ़ाया गया, परसेंटेज में तो चौड़ाई में क्या होना है, कमी आना है परसेंटेज, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, या इंटू 100 और, ठीक है ना। अब देखिए सुनो, देखो 20% बढ़ाया और बट्टे में 20 में चूंकि वृद्धि है तो जोड़ना पड़ेगा, तो 120 हो गया इंटू 100। अब आंसर में जो उत्तर आने वाला है वो परसेंटेज कमी आएगा। जैसे इसे काट रहे हैं, ये 6 बार कट गया, इसको 2 से काटा, ये 50/3 हो गया, अर्थात 50/3, इसको 16 से ही 2/3 परसेंटेज कमी। यानी इसमें एक सूत्र का ध्यान रखेंगे, यानी कि R/100 प्लस माइनस R। एक बात ध्यान रखना, सवाल में वृद्धि दी है तो दूसरे में कमी आएगी, अगर सवाल में आपको कमी दी है तो दूसरे में वृद्धि आएगी, ये इसमें सीधा ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त और भी सवाल होंगे। देखिए आज मैं परसेंटेज में आपको इतने ही इस क्लास में आज इतनी ही प्रॉब्लम बताता हूं, कल अगली क्लास में दूसरे और कुछ प्रॉब्लम को लेकर आऊंगा, ठीक है ना। जब के लिए सभी छात्रों के लिए धन्यवाद।